ठीक है, चलो लास्ट क्लास तक जितना किया था अपने डिस्कस कर लिया, लिमिटेशंस पार्ट तक किया था। आपका जो इनिशियली बेसिक्स के अंदर में जो मेन पॉइंट है जो अभी तक हमने कवर किया, एक बार जॉट डाउन करता है कि हमने पढ़ क्या लिया, उसके बाद थोड़ा आगे चलेगा। देखो आपने समझ लिया व्हाट इज अकाउंटिंग, राइट। अकाउंटिंग का डेफिनेशन हमने कर लिया। एक क्वेश्चन हमने किया, यूजर्स ऑफ अकाउंट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ओनर्स, मैनेजमेंट, प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस, क्रेडिटर्स, सप्लायर, ये सारा चीज उसमें कवर कर लिया, कॉम्पिटिटर्स, एम्प्लॉयज। देन एक क्वेश्चन किया था आपने, बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग, ये कर चुके हो आप। एक क्वेश्चन आपने किया है अकाउंटिंग वर्सेस अकाउंटेंसी। देन एक किया आपने अकाउंटिंग साइकिल, जहां पे ट्रांजैक्शन होता है पहले, फिर ट्रांजैक्शन के बाद जर्नल, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट एंड देन कम्युनिकेशन, फिर जर्नल, बस ऐसे चलता जाएगा। तो अकाउंटिंग साइकिल हमने कर लिया। उसके बाद क्या क्या किया आपने, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये कर लिया हमने। रेलिवेंट, रिलायबल, अंडरस्टैंडेबल, कंपेरेबल, फेथफुल प्रेजेंटेशन, ठीक है। फिर हमने एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ लिया। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था, जिसको थोड़ा सा डिटेल में और समझना बाकी है अभी तक। उसके बाद आपने सर्टेन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ा है, कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में हमने पढ़ा है, जिसमें कि एक पढ़ लिया हमने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, एक पढ़ा आपने डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, देन एक assumption पढ़ा आपने गोइंग कंसर्न assumption, इतना पढ़ लिया तुम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स भी चल रहा था अपना साथ साथ, ठीक है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आपने सीखा कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल का मतलब क्या है, डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, हाँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि जब आप पढ़ते हो ना, हमेशा आगे नहीं जाना है, जितना पढ़ा है उसको रिकॉल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप आगे जाते ही जाते जाओगे और पीछे वाला कुछ याद ही नहीं है, वेस्टेज है। वी जस्ट वेस्टेड अवर टाइम ऑन द एजुकेशन। मतलब पास्ट कितना याद है, वो जितना ज्यादा याद रहेगा ना, उतना जल्दी आप आगे जा पाओगे। लेकिन आप सिर्फ आगे चलते गए और पीछे का सारा भूल गया, फायदा क्या, क्योंकि सारा कनेक्शन तो पीछे से है, और पास्ट ही भूल गए तो खत्म कहानी।
तो ये पढ़ा आपने, फिर आपने पढ़ा था गुड्स क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट भी पढ़ा था, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में और भी कुछ कुछ था जैसे डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, उसके बाद और क्या पढ़ा था, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन हो गया, एंड और एक टर्म अभी आपने बोला था बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लिख के रहा, लिख लो बैंक ओवरड्राफ्ट मींस नेगेटिव बैलेंस ऑफ द बैंक। बैंक ओवरड्राफ्ट मींस नेगेटिव बैलेंस ऑफ द बैंक। यस। उसके बाद हमने समझा था करंट वर्सेस नॉन करंट। अब चाहे करंट एसेट्स है चाहे नॉन करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटी हो चाहे नॉन करंट लायबिलिटी हो। देन वी डिड टेंजिबल वर्सेस इनटेंजिबल एसेट, ये भी कवर हो गया अपना। टाइप्स ऑफ ईयर्स, एक अकाउंटिंग ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर एंड कैलेंडर ईयर एंड असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर तीन तरह का ईयर है, एक मेरा फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर एंड असेसमेंट ईयर। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, हाँ, ऑब्जेक्टिव्स, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ये किया हमने अभी तक। आई थिंक हमने इतना। हाँ, टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक्स, हाँ, टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक्स भी पढ़ लिया हम लोगों ने। क्लियर है? तो अभी तक आप लोगों ने इतना चीज कवर कर लिया है। देखो रिवीजन कैसे करोगे, पहले तो अपने को रीड करके अच्छे से दिमाग में फ्रेम करना है। अब हर बार तो सारा चीज नहीं खोल सकता है ना, तो एक ही पेज खोला, उसमें अच्छा अकाउंटिंग का मतलब क्या था रिकॉल कर लिया, अकाउंटेंसी का मतलब क्या था रिकॉल कर लिया, साइकिल क्या होता था रिकॉल कर लिया। इस टर्म्स को, इस पेज को देख के आपका सारा मेमोरी रिकॉल होना चाहिए। इसी तरीके से रिवीजन हो सकता है, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल अब हायर लेवल में आप हर बार फर्स्ट पेज से रिवीजन करोगे। आपको तो रिकॉल करना है ना कि तुमको सब याद है या नहीं है। उसके लिए बस एक पेज में सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए कि हम इतना चीज पढ़ चुका है, और उसी को बार बार देखो। जो चीज नहीं याद आ रहा तुरंत से जाओ उसका नोट्स खोलो और देख लो, कभी भूलेगा ही नहीं। क्लियर है? अभी देखो हमने एक स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था डिस्कशन, तो हमने बोला था यूजर्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज, वी आर लर्निंग दिस टू कम्युनिकेट टू द यूजर्स। ठीक है, यूजर्स को क्या चाहिए, मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए। इवन अकाउंटिंग साइकिल के अंदर में भी मैंने एक बार बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहले आपका ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करना है, देन रिकॉर्डिंग होता है मतलब जर्नल, देन लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। समझता है व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट? बिकॉज हमारे कॉम्पिटिटर्स को भी हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, गवर्नमेंट को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, एम्प्लॉयज को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, जो हमें पैसा उधार दे रहा है यानी प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस, उनको भी हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही चाहिए। विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग पता कर लेता है कि ये फर्म, ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है या नहीं है, इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। आज तुमको कोई बोले कि अडानी का कंपनी में पैसा लगाना है या रिलायंस का कंपनी में पैसा लगाना है, तो तुम क्या अडानी का बढ़िया सा पोर्टफोलियो उठाएगा क्या? फोटोज देखेगा, ओ वाओ क्या सेक्सी सेक्सी फोटोज डाल के रखा है, तो क्या करेगा उसका? तुम ये देखेगा कि वो जो कंपनी है अडानी का, उसका विजन कितना बड़ा है, वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, फ्यूचर में और कितना प्रॉफिट अर्न कर सकता है। यानी बेसिकली तुम लोग उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेगा।
ठीक है। अब इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होता क्या क्या है, लिखिएगा मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Financial statements includes number one, trading account. ट्रेडिंग अकाउंट, अब क्यों बनाता है हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट? It is prepared to ascertain gross profit or gross loss of the business. ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ द बिजनेस, ये निकालने के लिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। जैसे तुम लोगों ने, जब हमने पहले बीच में एक एग्जांपल लिया था, साइकिल का शोरूम वगैरह बनाया था, तो जो साइकिल सेल किया था उसमें से तुमने कॉस्ट माइनस किया था, तो क्या निकाला था? ग्रॉस प्रॉफिट ना। बट ग्रॉस प्रॉफिट चलो वो छोटा सा था, बट प्रॉपर्ली जब ग्रॉस प्रॉफिट निकालते ना, वी हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। अब वो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, डिपेंड्स, ठीक है। तो एक चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट। सेकेंडली वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, it is prepared to ascertain net profit or net loss of the business. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीसरा आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? Yes, it is prepared to ascertain financial position of the business. जो तुम लोग बोलते हैं ना फाइनेंशियल पोजीशन, वो बैलेंस शीट को देख के, हाँ, एसेट्स और लायबिलिटीज का पोजीशन। और जब तुम बोलते हो ना प्रॉफिटेबिलिटी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो पार्ट ऑफ द, विदाउट प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट यू कैन नॉट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहले ये बना, मतलब ये बेसिकली साथ में ही होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बोला जाता है, बट अलग अलग करके समझा। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है बिजनेस में, एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। पहले ग्रॉस आता है इसलिए, यस, हाँ, पहले ग्रॉस आता है इसलिए, बाद में हम लोग नेट निकालता है। फिर बैलेंस शीट बनाना है। तो आपको क्लास 11 में तो ये तीन ही चीज सीखना है, बट दिस इज नॉट द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब गवर्नमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर रेड पड़ता है ना, तो बोलता है तुम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करो, सारा का सारा लाके दिखाओ। इसका मतलब ये तीन चीज नहीं है, और भी इसमें होता है, लिख के रखेगा सिर्फ उसको। चौथा होता है नोट्स टू अकाउंट्स। अब ये क्या है? नोट्स मतलब क्या होता है? नोट्स नॉर्मल एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग। तुम लोग कोई चीज का नोट बनाता है ना, वो नोट में क्या लिखता है? कोई जो चीज समझा उसका एक्सप्लेनेशन। सिमिलरली यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स होगा।
जो जो आपने अकाउंट्स बनाए हैं उसका एक्सप्लेनेशन होगा। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो भी बैलेंस शीट में आप फिगर्स लिखते हो ना एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, उसका एक्सप्लेनेशन होता है। जैसे कि डेटर, बैलेंस शीट में तो हम लिखते हैं टोटल डेटर। सपोज तुम्हारे बिजनेस में 50 लाख रुपीस के डेटर्स है, लेकिन एक ही पर्सन से 50 लाख थोड़ी लेना है, उसमें तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना। वो जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो अपन नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाता है। क्रेडिटर, बहुत जन हो सकते हैं क्रेडिटर, तो जो डिटेल्ड क्रेडिटर का लिस्ट होता है ना वो मेरा नोट्स टू अकाउंट्स में आता है। तो बेसिकली दिस इज एन explanation, it is an explanation to the figures given in balance sheet and प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। P/L लिखा मैंने प्रॉफिट एंड लॉस को, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में भी तुम लोग क्या लिखता है, एक्सपेंस लिख देता है खाली। अब उसमें कौन सा खर्चा हुआ है वो तो डिटेल में बताना पड़ेगा ना, तो उसके लिए अपन नोट्स टू अकाउंट्स बनाता है। कोई भी बड़ा बड़ा कंपनी का जो फॉर्मेट होता है ना वो ऐसे ही होता है। उसके लिए आपको चेक करने के लिए उसका नोट्स टू अकाउंट्स चेक करना पड़ेगा। फिफ्थ, ये नोट्स टू अकाउंट्स आप लोग सीखेगा छोटा सा रूप में क्लास 12 में, हल्का सा मिलेगा, पूरा कंप्लीट वे में नहीं, बट फिर भी थोड़ा सा सीखने को मिलेगा। देन फिफ्थ होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब यस, कैश इन और कैश आउट का जो ट्रांजैक्शन है ना वो अपन यहाँ पे एक्सप्लेन करता है। अब बिजनेस में दो तीन तरह का नॉर्मल, एक नॉर्मल डे टू डे पैसा आता जाता है, एक होता है कभी कभी जैसे लोन लेना, लोन का रिपेमेंट करना, फिर पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर देना, ये सब कभी कभी वाले। तो तुम बिजनेस के ट्रांजैक्शन को तीन लेवल्स पे सेग्रीगेट कर देते हो, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ठीक है, वो सारा अपन इसमें बनाना सीखता है। पूरा कंप्लीट चैप्टर है इसके ऊपर क्लास 12 में, अभी 11 में इस पे दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब भी आपसे कोई पूछे डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है, तो हमेशा बोलेंगे ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड चेंजेस इन इक्विटी। नहीं, बस यही डेफिनेशन, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स ये सब चीज। आप लोग पहला जो तीन है ना ये क्लास 11 में सीखेगा, बाकी जो दो है वो क्लास 12 में सीखेगा, और बाकी जो एक है वो और हायर लेवल में सीखेगा। क्लियर है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? यानी गवर्नमेंट जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मंगवा रहा है ना, यानी गवर्नमेंट ये सारा 6 का 6 चीज उनको बोल रहा है सबमिट करो। अपना ट्रेडिंग अकाउंट भी सबमिट करो, P&L भी सबमिट करो, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड चेंजेस इन इक्विटी। क्लियर है ये चीज? आपने एक टर्म पढ़ा था क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक पढ़ा था ना, स्टॉक मतलब गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, उसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक को है ना एक तरीके से दिखाना पड़ता है बुक्स के अंदर में, उसके लिए कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को समझता है। उस कंसेप्ट को अपन बोलते हैं कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कंसेप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लॉजिकल है। तुम्हारा लाइफ का एक एक पल इस कंसेप्ट के ऊपर चल रहा है, तो बिजनेस तो चलना ही है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, कंजर्वेटिज्म CONSERVATISM और प्रूडेंस PRUDENCE, प्रूडेंस। ठीक है,
लेट्स टेक एन एग्जांपल, थोड़ा थोड़ा समझते शायद कनेक्ट कर पाओगे। सपोज तुम्हारे पापा ने पूरे साल भर अच्छा धंधा किया, डेली तुम्हें पता है कि तुम्हारा फैमिली बिजनेस अच्छा चल रहा है, पापा अच्छा खासा कमा रहे हैं, इफ इवन ही इज अ सैलरीड पर्सन ऑल्सो, तुमको उनका सैलरी पता है कि अच्छा पैकेज आता है उनका, बट अच्छा कब सब कुछ है, तुम बोलते हैं पापा आईफोन 14 प्रो दिला दो ना, दिलाता है क्या? क्या बोलता है? जरूरत क्या है अभी इतना महंगा, नॉर्मल फोन ले लो, कल को पैसा का जरूरत पड़ा तो, राइट? तुम बोलते हैं पापा एक गाड़ी ले लेते ना, BMW ऑडी, जरूरत क्या है, कल को पैसे का जरूरत पड़ा तो, यानी कल के लिए तो अपन सेव कर रहे हैं ना, राइट? अब क्या हुआ कि तुम्हारा लक बहुत अच्छा चलता है, यू आर वेरी लकी, जिसको हाथ लगाता है वो सोना बन जाता है, वैसा लक चल रहा है तुम्हारा। तुमने क्या किया, एक लॉटरी टिकट खरीदा, ठीक है, लॉटरी टिकट खरीदा, कमिंग दुर्गा पूजा के लिए या दिवाली के लिए इतना पहले से लॉटरी टिकट खरीद लिया, और वो लॉटरी छोटा मोटा भी नहीं खरीदा, 10 करोड़ रुपए का लॉटरी टिकट खरीदा, रुपए गया 100 रुपए, उसका फर्स्ट प्राइज ही 10 करोड़ है, 100 रुपए में तुम खरीद के रख लिया। तुम इतना लकी है, इतना लकी है, तुम जिसको हाथ लगाता है वही सोना बन जाता है, तो यानी लॉटरी भी तुमको लगेगा, लॉटरी भी फिर तुमको ही लगना चाहिए। अब तुम्हारा दोस्त लोग को पता चला कि तुम लॉटरी खरीद लिया 10 करोड़ का, उन लोग आज से ही तुमसे पार्टी मांग रहे हैं कि यार दे दो ना, रेडिसन ब्लू में पार्टी, चलो ना गोवा घूमने चलता है, चलो प्राइवेट जेट कर लेता, उसी में चलता है, क्या ये सब भीड़ भड़ाका में इकोनॉमी क्लास में जाएगा, बिजनेस क्लास में तो कम से कम जाएगा, शॉपिंग वॉपिंग सारा तुमसे बोल रहा है करवा दो, एंड तुम सब कुछ करवा देगा, करवाएगा क्या? नहीं करवाएगा ना, क्यों नहीं करवाएगा? वाई नॉट? लॉटरी लगा क्या, तुम उसको दोस्तों को क्या बोले, क्या नॉनसेंस है तुम लोग, लॉटरी लगने तो दो, लग जाएगा तो हम पक्का पार्टी देगा, चलो घुमाने भी लेके जाएगा, अपना पैसा से गोवा घुमा के लाएगा, 10 करोड़ का लॉटरी लग गया तो, लेकिन लगने से पहले तुम पैसा उड़ा देगा क्या? नहीं उड़ाएगा ना, यानी तुम क्या प्रूडेंट आदमी, फ्यूचर में जो होने वाला है जब तक नहीं हुआ तुम उसके लिए उड़ाया क्या? नहीं ना। अब सपोज तुम्हारा पेरेंट्स को तुम्हें हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजना, यू आर वेरी मच हाईली टैलेंटेड, उनको पता है कि उनका बच्चा डिजर्व करता है कि फॉरेन कंट्री में अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़े, पैसा तो बहुत चाहिए फॉरेन भेजना है तो पेरेंट्स क्या करेंगे, जिस दिन तुमको भेजना होगा उस दिन सारा पैसा का अरेंजमेंट करेंगे ना, या क्या करेंगे? हर पहले से जिस दिन तुम पैदा हुए ना उस दिन से उनका सेविंग स्टार्ट हो गया कि नहीं इसको पढ़ाना है, इसके लिए ये सेटअप करना है, इसको ये चाहिएगा, वो फैसिलिटी देना है, सेविंग्स करना स्टार्ट कर दिया ना, राइट? लेकिन खर्चा तो हुआ ही नहीं, खर्चा तो कब होगा? फ्यूचर में होगा, बट उसके लिए आज ही तुम सेविंग्स करना स्टार्ट कर देते हो ना, नाउ यू आर अ प्रूडेंट मैन, ठीक है, तुम प्रूडेंट बन रहे हो, क्लियर है? अब जैसे कि तुम एक दोस्त का बर्थडे पार्टी अटेंड करके आया, बढ़िया से अटेंड करके आया, जब दोस्त बर्थडे पार्टी दे रहा था तो तुम लोग मेन्यू का लेफ्ट साइड देख ही नहीं रहा था, मेन्यू का सिर्फ राइट साइड ही चेक कर रहे, ये सबसे महंगा, तुमको भाई चाहे नहीं भाई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उस दिन ऑर्डर तो वही करना है, एक प्लेट की जगह 2 प्लेट ऑर्डर करना है, और वो दोस्त बेचारा चेयर पे बैठा है, तो उसका तो मुंह उतरा हुआ रहेगा ना, बिल उसको पेमेंट करना है, कोई बात नहीं बेटा कर आज ऑर्डर कर, तेरा टाइम भी आएगा, 3 महीना 4 महीने के बाद तुम्हारा बर्थडे पार्टी भी आने वाला है, बर्थडे आने वाला है, ट्रीट तो तुमको भी देना पड़ेगा, गया है तो बुलाना भी पड़ेगा, राइट? अब दोस्त का बर्थडे ट्रीट में तुम फटका लगाया कम से कम उसका 15,000 का, इस एज में 15,000 का उसका फटका लगाया है। अब तुम्हारे बर्थडे वाले दिन तुम सवेरे उठेगा, सब घर पे बड़ों को प्रणाम प्रणाम करेगा, मंदिर वंदिर जाएगा, और पापा मम्मी से मांगेगा बर्थडे पार्टी देना है, दो, कितना मिलेगा? हाँ, तुम पापा मम्मी को बोलेगा कि 15,000 रुपए दो, बर्थडे पार्टी करना है, सरिया के एक कान के बैठ जाओ, बर्थडे पार्टी करना ही नहीं है, हद 15,000 रुपए बर्थडे पार्टी, पापा बोलता है अभी हम ही नहीं कर रहे अपना दोस्त के साथ में, तुमको 15,000 रुपए बर्थडे पार्टी चाहिए, क्लास 11 में जाएगा कहाँ, खाना खाने ही तो जाएगा ना, तो 15,000 का कोई बिल आता है क्या? मिलेगा क्या? नहीं मिलने वाला, लेकिन पैसा तो चाहिए उस दिन, क्योंकि तुम बिल फाड़ के आ चुके अपना दोस्त का, तो अब क्या करेगा? जिस दिन तुम उस दोस्त का बर्थडे पार्टी से आया ना, उसी दिन से
जितना पॉकेट मनी मिल रहा है साइड में सेविंग स्टार्ट कर देगा ना, यानी तुम फ्यूचर में जो होने वाला खर्चा है उसके लिए आज ही सेविंग्स कर रहा है, या फ्यूचर में जो लॉसेस हो सकता है उसके लिए आज ही पैसा अलग कर रहा है ना उसको, इसी को बोलते हैं प्रूडेंस कंसेप्ट। यही है प्रूडेंस। बिजनेस के अंदर भी अपन यही करता है कि फ्यूचर में कोई एक्सपेंसेस होने वाला है या फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, उसको आज ही मान लो, कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन फ्यूचर में कोई गेन होने वाला है तब तक मत मानो जब तक गेन हो नहीं जाता। जैसे लॉटरी टिकट, माना क्या, लॉटरी लग जाता तो मान लेते ना, बट माना तो नहीं ना। जैसे कि तुम बहुत शार्प है, क्लास 10 के अंदर तुम्हारा 90 अबव परसेंटेज आया, 12th में भी हम एज्यूम करते हैं कि तुम्हारा 95 प्लस परसेंटेज आएगा, एक काम करो आज ही मिठाई बांट दो, 10th के साथ साथ 12th भी बांट दो, बांटेगा क्या, जब तक वो मार्क्स नहीं आ जाता तब तक तो नहीं करते ना। दिस इज प्रूडेंस कंसेप्ट। प्रूडेंस कंसेप्ट ये बोलता है एंटिसिपेट ऑल फ्यूचर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, उसके लिए तो आज ही आप उसका पैसा अलग कर दो, बट इग्नोर ऑल इनकम्स एंड गेन्स। फ्यूचर की कोई भी इनकम और गेन है उसको इग्नोर करो। क्यों? तब तक मत मानो जब तक तुम्हें वो रियलाइज नहीं हो जाता। आई बात समझ में? दिस इज कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कंसेप्ट। क्लियर है? लिखना, समझ में आया ना पूरा? एज पर दिस कंसेप्ट, anticipate all future expenses and losses, but ignore all incomes and gains. Because of this concept, we value closing stock at cost or net realizable value, whichever is lower. Whichever is lower. जैसे कि सपोज मेरा ये पेन है, मेरे बिजनेस में पड़ा है, बिका नहीं, ये पेन का कॉस्टिंग है 10,000, मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पेन बिक जाएगा 12,000 रुपए में। तो बताओ आज इसको मुझे अपने बुक्स में कितने रुपए में दिखाना चाहिए? 10,000। 12,000 में बिक जाएगा, बिका क्या मतलब गेन आज रिकॉग्नाइज नहीं करना। आज इसका कॉस्ट है 10,000 और नेक्स्ट ईयर में मुझे लगता है ये बिकेगा 8,000, तो बुक्स में कितने रुपए में दिखाऊंगा? 8,000, क्योंकि लॉस में आज ही रिकॉग्नाइज कर लूंगा। यही तो प्रूडेंस बोलता है, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। आई बात समझ में? तो हमेशा ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, बिकॉज ऑफ विच कंसेप्ट? प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। मतलब बहुत कंजूस। घर वाले जब हम लोग को पैसा देते नहीं, हमें पता है हमारे घर की औकात है कि पैसा मिल जाना चाहिए, आज एक्टिवा चाहिए तो खरीद सकते हैं, क्यों चाहिए, कल को जरूरत पड़ा तो गुस्सा आता है, कैसा कंजूस बाप है, देता ही नहीं, ऐसे मन में आता है ना, तो हम लोग उसको बोलते कैसा कंजर आदमी है रे, कितना लुक्खा है, देता ही नहीं है पैसा। बट वो क्या है? वो कंजर्वेटिज्म है, वो एक प्रूडेंट आदमी है, वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि कल को इमरजेंसी हो गया तो, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गया तो पैसा चाहिएगा ना, राइट? तो वो उनके लिए बचा रहे होते हैं। दैट इज द प्रूडेंस कंसेप्ट। एंटिसिपेट ऑल फ्यूचर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इग्नोर ऑल
इनकम्स एंड गेन। इनकम और गेन कब दिखाएगा बुक्स में? जब हो जाएगा, उससे पहले तो नहीं, उससे पहले नो ढिंडोरा। क्लियर है? बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट वी वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक एट, कैसे वैल्यू करेगा? कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, उन दोनों में से जो छोटा होगा उसी पे हम लोग हमारे बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक दिखाएगा। क्लियर है ये चीज? तो समझ में व्हाट इज कंजर्वेटिव और प्रूडेंस कंसेप्ट? तीन एजम्पशन के अंदर में एक एजम्पशन था कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? मतलब रेगुलर रहना। ऐसा थोड़ी ना है कि तुमने आज बिजनेस स्टार्ट किया, 3 महीने बाद बंद कर देगा फिर नया स्टार्ट कर लेगा, या 1 साल बाद बंद करेगा फिर नया, फिर 1 साल बंद फिर नया, ऐसा नहीं ना। ये एक फंडामेंटल अजम्पशन है कि बिजनेस में तुम जो कुछ कर रहा है वो कंसिस्टेंटली करता जाएगा। राइट? जैसे तुम बिजनेस में कोई एक पॉलिसी लगाया या कोई प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है तो वो रेगुलर फॉलो करेगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी फॉलो करेगा तभी तो रिजल्ट मिलेगा ना। सो ये एक अजम्पशन है। कोई भी बिजनेसमैन, जैसे कि कॉस्ट और एनआरवी अभी हमने पढ़ा, कि कोई यदि बिजनेसमैन अपने बिजनेस में स्टॉक को वैल्यू कर रहा है कॉस्ट पे, तो वो कॉस्ट पे करेगा कंसिस्टेंटली। ऐसा नहीं है 1 साल कॉस्ट में, 1 साल एनआरवी, फिर उसके नेक्स्ट कॉस्ट, उसके नेक्स्ट एनआरवी, ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, वो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, उसका पॉलिसी वही है, वो एनआरवी पे ही कर रहा है। नॉर्मली सिखाया जाता है कि आप कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे करो, बट कुछ बिजनेसमैन चाहे तो सिर्फ एनआरवी पे दिखा सकते हैं। हाँ हाँ, तो कम हो गया तो उसका बुक्स भी वैसे ही चेंज हो जाएगा, वो प्रॉफिट लॉस ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा, वो प्रॉफिट लॉस पे इंपैक्ट आएगा जो भी चेंज करो। ठीक है, और भी बहुत सारा मेथड्स होते हैं, जैसे हमने एक टर्म पढ़ा था डेप्रिसिएशन। ठीक है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड है, जिसमें से दो फेमस मेथड है, एक है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक होता है रिटर्न डाउन वैल्यू, जिसको हम लोग बुक वैल्यू मेथड बोलते हैं। एक है स्ट्रेट लाइन और एक है बुक वैल्यू। अब कोई भी एक मेथड यदि आपने लगाया है तो दैट शुड बी कंसिस्टेंटली फॉलोड इन द बिजनेस। ऐसा नहीं कि 1 साल स्ट्रेट लाइन, नेक्स्ट ईयर डब्ल्यूडीवी, नेक्स्ट ईयर फिर कोई और मेथड, नेक्स्ट ईयर फिर से स्ट्रेट लाइन, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये एक बिजनेस को इंटरप्रेट करने का एजम्पशन होता है कि उसने कोई पॉलिसी या प्रिंसिपल अप्लाई किया है तो दैट विल बी कंसिस्टेंटली फॉलोड। जैसे कि एक स्कूल है, स्कूल अपना जब एक यूनिफॉर्म लेके आता है तो वो चलता है ना 2-3 साल 4 साल तक, फिर जाके वो कभी ना कभी कुछ पैटर्न चेंज करते हैं। बट ऐसा थोड़ी ना है हर टर्म, हर हाफ ईयरली या एवरी ईयर स्कूल ड्रेस चेंज होता है, क्योंकि वो क्या है, कंसिस्टेंटली फॉलो होगा। राइट? तो कोई भी चीज हो बिजनेस के अंदर दैट शुड बी कंसिस्टेंटली फॉलोड। लेकिन क्या कंसिस्टेंसी ब्रेक हो ही नहीं सकता? क्या हो ही सकता है। जैसे कि तुम्हें बोला जाता है कि तुम्हें टॉप करना या बेस्ट मार्क्स लेके आना तो डेली पढ़ो। डेली पढ़ना इज कंसिस्टेंसी, कि डेली तुम कम से कम 1.5 से 2 घंटा का सेल्फ स्टडी किया करो, तब तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन क्या ये कंसिस्टेंसी कभी ब्रेक नहीं हो सकता है? क्या बीमार पड़ेगा तब क्या करेगा? ब्रेक हो जाएगा। किसी ओकेजन्स में जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा ना ये कंसिस्टेंसी। सिमिलरली बिजनेस के अंदर में भी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो सकता है। अब ये कब कब ब्रेक हो सकता है? जब मंदी के टाइम पे ना, नहीं वो कंसिस्टेंसी नहीं। धंधा तो चल ही रहा है ना, धंधे में जो प्रिंसिपल्स है वो तो वो सेम ही है, बस तुम्हारा रेवेन्यू, पैसा कम ऊपर नीचे होगा ना, बट पैसा इज नॉट ए कंसिस्टेंसी। या मेथड्स, मेथड्स इज कंसिस्टेंसी। मेथड्स कब चेंज कर सकते हैं हम लोग? ट्रेंड के हिसाब से। राइट? यदि मैं कोई एक इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, उस इंडस्ट्री में सपोज मेरी दुकान को मिला के ऐसी और 49 शॉप्स है, उन लोग सारे के सारे स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फॉलो करते हैं और मैं डब्ल्यूडीवी फॉलो करता हूं। तो जो यूजर है वो मेरे कॉम्पिटिटर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी रीड करता है और मेरा भी रीड करेगा, लेकिन दोनों में थोड़ा तो डिफरेंस है ना। मैं एक अलग मेथड से डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं और उन लोग एक अलग मेथड से लगा रहे हैं,
सो टू ब्रिंग इन लाइन विथ माई कॉम्पिटिशन, मैं क्या कर सकता हूं, अपने मेथड्स को चेंज कर सकता हूं। मेथड चेंज करते मेरा कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गया, राइट। या फिर गवर्नमेंट कोई नया कानून लेके आ जाए, गवर्नमेंट कोई चेंज ही कर दे अकाउंटिंग रूल्स के अंदर, तब फिर अपन क्या करेगा, चेंज करना ही पड़ेगा ना। जितना भी अकाउंटिंग होता है इट इज डन एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, रूल्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर द रूल्स, उसके अकॉर्डिंग अपन करता है। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही बदल गया, तब क्या करेगा, तब तो चेंज करना पड़ेगा ना। तब तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे सपोज स्कूल का यूनिफॉर्म बदल गया, तुमको भी चेंज यूनिफॉर्म में तो आना पड़ेगा, तुम थोड़ी ना ना ना, हम तो जो 11 में 10 में पहना था हम तो 11 में भी उसी में आएगा, कंसिस्टेंसी फॉलो करेगा। अरे तब तो ब्रेक करना पड़ेगा ना। सो ये कुछ एक्सेप्शंस है जब कंसिस्टेंसी ब्रेक हो सकता है। अदरवाइज ये अज्यूम्ड है कि बिजनेस के अंदर में हम कोई भी पॉलिसीज या कोई भी प्रिंसिपल्स रूल्स अप्लाई करते हैं वो कंसिस्टेंटली फॉलो होता है। क्लियर है, दैट इज द कंसिस्टेंसी assumption। लिखना, एज पर दिस कंसेप्ट a business should consistently follow business should consistently follow its principles and methods of accounting. Methods of accounting should not be changed from year to year. हर साल नहीं बदलना चाहिए, it should be consistently followed. Following are the exceptions to consistency. Requirement of law, यदि कानून ही बोल दे तब तो वो चीज करना पड़ेगा हम लोग को बिजनेस में। चेंज इन accounting standards, चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मेरा स्टैंडर्ड ही बदल गया जिसमें अकाउंटिंग के बारे में लिखा हुआ था, तो फिर वही अपने को भी चेंज करना पड़ेगा। फॉर मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर कंपेरेबल, ताकि हम लोग इजीली कंपेयर कर सके दूसरे कॉम्पिटिटर के साथ में। इन सब सिनेरियो में हम लोग अपना कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। क्लियर है ये चीज? एक लास्ट क्वेश्चन कवर करता है, आपके हिसाब से अकाउंटिंग कितने तरीके है? आप जो ये अकाउंट्स पढ़ रहा है, सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी, ठीक है।
आप जो अकाउंटिंग पढ़ रहा है वो क्या अकाउंटिंग है? अकाउंटिंग बहुत तरह का होता है, पता है आपको? देयर आर वेरियस ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस और टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अब समझो इसमें क्या क्या होता है। एक ऑर्डिनरी शॉप के अंदर में, एक ऑर्डिनरी दुकान के अंदर में जो अकाउंटिंग होता है, उसमें हम लोग क्या क्यों करता है वो? ताकि हम लोग को ये पता चल सके कितना प्रॉफिट लॉस हुआ और फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। दैट्स इट, इतना ही हमारा मोटिव है। तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो नॉर्मल ऑर्डिनरी शॉप्स, ऑर्डिनरी बिजनेस में जो अकाउंटिंग होता है ना, उसको अपन बोलता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वहां पे पैसा का लेन देन का हिसाब रखता है हम लोग। साल के एंड में ये पता कर लेता है कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, किससे कितना पैसा लेना और किसको कितना पैसा देना है। दैट्स इट, कहानी खत्म। इसको अपन बोलता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो बेसिकली तुम लोग जो सीखेगा क्लास 11 में वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बट अकाउंटिंग यहां खत्म नहीं हो जाता। ये तो छोटा मोटा दुकानदार का हो गया। एक फैक्ट्री के अंदर में, फैक्ट्री में क्या काम होता है? फैक्ट्री में क्या करते हो? गुड्स प्रोड्यूस करते हो। गुड्स प्रोड्यूस करके क्या करोगे? सेल करोगे। हाँ, सेल करोगे। किस वैल्यू पे सेल करोगे? उसके लिए वो गुड्स बना कितना में वो तो निकालना पड़ेगा ना। यानी जो आप गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसका कॉस्ट प्राइस तो निकालना पड़ेगा। ये भी एक बहुत बड़ा महाभारत है। उसके लिए एक सेपरेट टाइप का अकाउंटिंग होता है, उसको हम लोग बोलता है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, एक अलग सब्जेक्ट भी है, लोग इसके अंदर डिग्री भी मिलता है, सीए बोल के, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एंड सीए लेवल के अंदर में भी इसका एक सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग क्या करता है? टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। जो हमने गुड्स मैन्युफैक्चर किया है उस गुड्स का कॉस्ट कितना है वो निकालने के लिए जो आप अकाउंटिंग करते हो ना, उसको बोलते हैं अपन कॉस्ट अकाउंटिंग। आगे लिख के रखना है तो लिख लो, कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों करते हैं? टू एसरटेन कॉस्ट ऑफ, या फिर टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो बेसिकली ये कहाँ होता होगा? फैक्ट्रीज में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहाँ होता है? दुकान में, शॉप्स में। यानी जो लोग ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं उधर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग करता है। ठीक है, फिर एक मॉड्यूल होता है अकाउंटिंग के अंदर में, टैक्स अकाउंटिंग। बड़ी बड़ी कंपनीज में ये एक अलग से मॉड्यूल होता है, अलग से बंदा अपॉइंट करके रखते हैं कि भाई तू ही देख लेना कि हर महीने का कितना टैक्स बनता है गवर्नमेंट का, कितना टैक्स अपनी लाइबिलिटी है, कितना पे करना है और कितना कलेक्ट करना है। राइट, क्योंकि जब बड़े बिजनेस में सारा काम एक बंदे को दोगे तो वो सकेगा भी नहीं। उसके लिए एक सेपरेट पर्सन होता है जिसको हम लोग बोलता है टैक्स अकाउंटिंग। यहाँ पे हम लोग जस्ट कुछ नहीं करता, ये पता करता है कि गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है, कब कब दिया, नहीं दिया तो कब कब नहीं दिया, और डिफॉल्ट क्या किया हमने। वो सारा जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो होता है टैक्स अकाउंटिंग मॉड्यूल में। क्लियर है? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन शॉर्ट एचआर अकाउंटिंग। एचआर, एचआर कौन होता है? कंपनीज में एचआर होता है, राइट। आपको जब जॉब चाहिएगा ना तो सबसे पहले आपको अपना सीवी फॉरवर्ड करना होता है कंपनीज को। ठीक है, सीवी मतलब इन शॉर्ट आपका बायोडेटा, करिकुलम विटाई। ठीक है, जिसमें आपका क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कौन से लेवल्स में आपने क्या क्या मार्क्स अचीव किया, आपके अचीवमेंट्स क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, कैसे आप, आपको क्यों कंपनी हायर करे, वो सारा पोर्टफोलियो बना के तुम लोग देता है। बेसिकली
अब समझ लो तुमको रिलायंस में नौकरी चाहिए, तो क्या अंबानी को मेल करेगा क्या? उस रिलायंस कंपनी की जो एचआर हेड होगी या एचआर डिपार्टमेंट होगा, वहां पे तुम लोग मेल करेगा। एंड इफ वहां कोई वैकेंसी होगी तो आपके पास कॉल आ जाएगा कि यस वी हैव अ वैकेंसी, तो आप लोग इंटरव्यू के लिए आ सकता है। तो बेसिकली एचआर वाला क्या करता है पता है, कि कंपनी में कितने लोग हायर किए हुए हैं, किसको कितना कितना सैलरी देना है, कौन कितने दिन छुट्टी मारा, किसका कितना सैलरी बनता है, कौन सा पोजीशन खाली है कि मेरे को और नए रिक्रूट करने हैं, ये सारा काम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में होता है। क्योंकि यदि सोचो फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने वाला ये काम देखेगा तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर ही नहीं पाएगा ना। हर एक के लिए सेपरेट, बड़ा कंपनी रिलायंस जैसा कंपनी, अडानी जैसा कंपनी जहां पे हजारों एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उस हजारों एम्प्लॉयज का डेटा, और क्या सब एम्प्लॉय को एक जैसा सैलरी मिलता है क्या? सबको अलग अलग होगा, किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को बहुत ज्यादा। फिर वैकेशंस, हॉलीडेज सबका अलग अलग है, तो उन सबका कैलकुलेशंस, उसके लिए जो मॉड्यूल्स होता है ना, उसको हम लोग बोलता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। वहां पे सिर्फ हम लोग एम्प्लॉयज से रिलेटेड अकाउंटिंग करता है कि कितना एम्प्लॉयज है, कितना छोड़ के गया, कौन सा वैकेंसी खाली है और कितना फिल करना है, किसको कितना सैलरी देना है, किसका सैलरी में से क्या कट करना है, वो सारी डेटा, वो होता है मेरा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। क्लियर है? एंड द लास्ट इज, नॉट लास्ट, फिर एक होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अब ये क्या है? अब जैसे कि सपोज अंबानी जी अपने केबिन में बैठे हैं, अंबानी जी की कितनी कंपनियां होंगी? बहुत सारी कंपनियां हैं। हर कंपनी का मैनेजर आके उनको बताएगा कि सर ये लीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब बता दीजिए क्या करना है। उनके तो हजारों कंपनियां भाई, सबके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने बैठेंगे, एक साल से ऊपर तो देखने में चला जाएगा, तो डिसीजन कब लेंगे? ले ही नहीं पाएंगे ना। उनके पास इतना समय है क्या? उनको क्या चाहिए? फटाफट डिसीजन। अब फटाफट डिसीजन के लिए क्या करेगा? वो आराम से बैठेंगे, उनके सामने चार्ट्स खुलेंगे ग्राफ वाइज, ठीक है? जैसे कि एक क्रिकेटर का परफॉर्मेंस चेक करना होता है, तो उसके हर मैच थोड़ी देखे जाते हैं, उसका स्टेटिस्टिक्स देखते हैं ना हम लोग कि कैसा ग्राफ जा रहा है, कैसे खेला है, ऑन एन एवरेज स्कोर देख लेते हैं हम लोग उसका। सिमिलरली अंबानी जी क्या करेंगे? अच्छा ठीक है, ये 50 कंपनी है मेरी, बताओ इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो चार्ट वाइज कि इसका प्रॉफिट ज्यादा है, इसका कम है, इसका कम है, वैसे पाई चार्ट होगा, ग्राफ्स होंगे, तो उससे पता चल जाएगा ना। अब जैसे कि आपको पता करना है कि इंडिया में पॉपुलेशन वाइज, मतलब कास्ट वाइज पॉपुलेशन कितनी है, तो आप गिनने बैठोगे क्या? आपको एक ऐसे सर्कल बना देंगे, बीच में बोल देगा इतना है मुस्लिम्स, इतना है हिंदू, इतना है क्रिश्चियन, ऐसे करके बांट देगा ना। इतना जनरल कैटेगरी, एससी एसटी ओबीसी, इसको अपन बोलता है पाई चार्ट। तो इससे उसको समझ में आ जाएगा अंबानी जी को कि मेरे को क्या करना है, किस कंपनी को चलाना है या किस कंपनी को बंद करना है। सिमिलरली और भी अलग अलग फॉर्म में चार्ट बनते हैं। एक ऐसा चार्ट बनता है ना, बार ग्राफ, इस तरीके से, ठीक है? तो ये सब पिक्टोरियल्स फॉर्म में, ग्राफ्स, चार्ट्स, इसके बेसिस पे जब अपन मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करता है ना, उसको बोलते हैं अपन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वहां पे फिगर्स का लंबा चौड़ा डिटेल्ड में काम नहीं है, वहां सिर्फ टू द पॉइंट बातें चलती है, क्योंकि उनके पास उतना समय नहीं है कि तुम्हारा डिटेल्ड में चेक करें। यदि उनको डिटेल में चेक करना है तो तुमको मैनेजर अपॉइंट क्यों किया? वो काम तुम्हारा है। मेरे सामने बस ये दिखाओ कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया था, कौन सी कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रहा है। जो खराब कर रहा है उसको बोलेगा बंद कर दो, यहाँ पे पैसा और इन्वेस्ट कर दो। फटाफट डिसीजन लेना है उसको। तो फटाफट डिसीजन लेने के लिए आपको क्या चाहिए? पाई चार्ट चाहिए, ग्राफ्स चाहिए, उससे अपन फटाफट डिसाइड कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, जैसे कि आप लोग कोविड का सिनेरियो जब हुआ था, इंडिया का मैप घूम रहा था, इंडिया का मैप में एक जगह रेड रेड था, कुछ जगह ठीक था, मतलब जहां ज्यादा रेड था तो मोदी को पता चल जाता अच्छा नहीं, यहीं पे अपने को फोकस करना है। यहाँ कम रेड है, मतलब ये कंट्रोल्ड एरिया है, राइट? अब वो मोदी जी हर एक जगह जाके तो नहीं पता कर सकते ना, बस वो बता देते अच्छा अब इस एरिया पे आपको काम करना है, राइट?
तो ये क्या है, फास्ट डिसीजन मेकिंग। उसके लिए जो अकाउंटिंग होता है उसको अपन बोलता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्लियर है? लास्ट, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इसमें क्या होगा? यस, करेक्ट। सोशल मतलब सोसाइटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब फर्ज है। बड़ा बड़ा कंपनीज जब जैसे जैसे बड़ा होता है ना, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी भी इंक्रीज हो जाता है कि भाई तुम हमारे रिसोर्सेज यूज करके कमा रहे हो, तो तुम हमारे लिए कुछ अच्छा करो। फ्री हेल्थ चेकअप्स, रोड्स बनवा दो, स्कूल्स बनवा दो, कुछ ना कुछ करो, प्लांटेशन करो। क्योंकि आपने इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा दी तो एनवायरनमेंट को तो हार्म हो रहा है ना, तो आप क्या करो, प्लांटेशन करो। यानी लॉ के अंदर बाउंड है कि उन लोग को एक सीएसआर कमिटी होता है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर। ठीक है, ये कमिटी बड़ी बड़ी कंपनीज में फॉर्म होता है और लॉ ने प्रिस्क्राइब कर दिया कि आपको आपके सेल्स का 2% सोसाइटी के लिए खर्चा करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप सारा पैसा तो सोसाइटी से कमा रहे हैं, तो आपको उतना पैसा खर्चा करना पड़ेगा सोसाइटी के लिए। रेवेन्यू का बेसिकली सेल्स उसका 2% या 1% है। अभी क्या है एट प्रेजेंट सिनेरियो, बहुत टाइम हो गया मैंने भी रीड नहीं किया, तो उतना एज ए सीएसआर खर्चा करना पड़ेगा। इसीलिए आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, कभी हेल्थ चेकअप्स लगवाती है, कभी प्लांटेशन करवाती है, फ्री में स्कूल्स बनवा रही है, रोड्स बनवा रही है। क्यों करती है? क्योंकि उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो भी कंपनी जिसके ऊपर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इफ नहीं करेगी तो कैसे पकड़ में आएगा? राइट, पकड़ना तो पड़ेगा ना उनको कि क्यों नहीं किया भाई आपने सोसाइटी के लिए। जब आप सोसाइटी से ही कमा रहा है तो सोसाइटी के प्रति आपकी सर्टेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ तो करो सोसाइटी के लिए। तो हम पकड़ेंगे कैसे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग देख के नहीं पकड़ सकते, इसके लिए अलग से है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। यहाँ पे उन्होंने कितना खर्चा करना था, कितना उन्होंने सोसाइटी के लिए खर्चा किया, कितना पैसा अभी भी उनको और करना है, वो सारा हिसाब जो है ना वो यहाँ पे मिलेगा तुम्हें। क्लियर है? सो दीज आर द टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग जो होता है अलग अलग। तो आप सिर्फ जो पूरा 11 में सीखोगे वो सीखोगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। थोड़े बड़े लेवल में जाओगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग भी सीखोगे, टैक्स अकाउंटिंग भी सीखोगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये इन हाउस अकाउंटिंग होता है, जब आप कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ज्वाइन करोगे तभी आप सीखने वाले, या अलग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आप सीखोगे। क्लियर है? सो आपका काम रहेगा इतना अभी तक जो किया है प्रॉपर्ली रिवाइज। नेक्स्ट क्लास में मेरे को प्रॉपर आंसर चाहिए, ध्यान रखना, वरना तो लगा देगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।